अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ केसी क्या है, यानी केसी जो है, केसी वैल्यूज हमारे पास किस तरह से इंपॉर्टेंस रखती हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इसकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है, केसी प्रोडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, के केसी वैल्यू के जरिए हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। हाउ? केसी वैल्यू के जरिए हमें प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज ऑफ क्यूसी। अब यहाँ पर एक और टर्म आई है जो क्या है, क्यूसी कहलाती है। व्हाट इज क्यूसी? क्यूसी की एब्रीवेशन है रिएक्शन कोशेंट। क्यूसी को क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। अब ये क्या है? किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रोडिक्ट करने के लिए, यानी केसी किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रोडिक्ट करता है बिकॉज ऑफ केसी। अब क्यूसी क्या है? QC इज द रिएक्शन कोशेंट। अब QC की डेफिनेशन क्या है? QC इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। कि QC क्या होता है? QC एक रेशो होता है। किसका रेशो होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो होता है एट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन ना डेवलप हुई भी हो उससे पहले। इन रिएक्शन एट एनी टाइम, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है किसी भी टाइम इक्विलिब्रियम कंडीशन से पहले, हम किसी भी टाइम एक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशो लेते हैं ना, उस रेशो को बोला जाता है क्यूसी, जो कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। अब इस बात को हम मजीद समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। देखिए, गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब एग्जाम्पल हमें दी है इसी क्वेश्चन को समझने के लिए कि क्यूसी क्या है, क्यूसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड का। H2 और I2 मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। और इस रिएक्शन का QC क्या है? इस रिएक्शन का KC वैल्यू क्या है? 57। 57 इसकी KC वैल्यू है। अब हमने इसका QC निकालना है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि QC क्या है? एक रेशो होता है। किसका रेशो होता है? कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का रेशो होता है, जो हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले किसी भी टाइम में लेते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? क्यूसी कहलाता है। तो अब हमें पता है कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है और इसका केसी क्या है? 57। अब क्या होगा? सपोज, अब हमने सपोज कर लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग, यानी जो हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, यानी वो सारे के सारे, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अब किसी भी टाइम में हमने रिएक्शन में नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने क्या किया? हमने इनकी कुछ वैल्यूज निकाली। ठीक है, H2 की निकाली 0.1, HI2 की निकाली 0.2 और HI की निकाली 0.4। अब ये हमने, अब अगर आप देखो ना, तो इन सब की कंसंट्रेशन के साथ स्मॉल टी लगा हुआ है। ये स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल टी मीन्स कंसंट्रेशन मेजर्ड एट सम टाइम। किसी भी टाइम हमने, किसी टाइम में हमने ये कंसंट्रेशन को नोट किया है इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप होने से पहले, तो ये हमारी क्या है? कोशेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखें हमने क्या निकालना है? इनका क्यूसी निकालना है। क्यूसी क्या होता है भाई? प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का रेशो होता है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन का रेशो होता है। तो HI की हमने कंसंट्रेशन लिख दी जो हमने सपोज की थी, और 0.1 और 0.2 हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की लिख दी। तो अब हमने जब इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास एक आंसर आया जो क्या है? 8.0। ये हमारी कहलाएगी क्यूसी कहलाएगी। क्यूसी क्या होती है? रेशो होता है। किसका रेशो होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो होता है, जो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन को डेवलप होने से किसी भी टाइम पहले ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्यूसी क्या आया? 8.0 आया। अब इस QC को हम कंपेयर करेंगे KC वैल्यू के साथ, कि इस रिएक्शन की जो KC वैल्यू थी ना, वो क्या थी? 57, और QC की आई 8। अब हमें अच्छी तरह से नज़र आ रहा है इस QC और KC वैल्यूज को कंपेयर करते हुए हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं KC और QC वैल्यूज को देखते हुए। अब KC और QC वैल्यूज को देखते हुए हमारे पास तीन कंडीशंस डेवलप होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? इफ़ QC वैल्यू लेस देन KC। अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में QC वैल्यू KC से कम आती है, तो रिएक्शन की प्रोडक्शन क्या होगी कि भाई रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? देन रिएक्शन गोज फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन जाएगा हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सके, ताकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो सके और KC की वैल्यू KC यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाए। तो इस कंडीशन में हमारे पास एग्जांपल क्या आती है? हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल आती है। इस केस में क्या हुआ? इसकी जो QC वैल्यू आई वो 8.0 थी और इसकी KC वैल्यू क्या है? 57। तो QC वैल्यू KC से बहुत कम है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने और हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो। ठीक है,
जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि क्यूसी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि केसी की वैल्यू क्या है, केसी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है कंडीशन, इफ़ क्यूसी वैल्यू ग्रेटर देन केसी। अब दूसरा केस क्या है कि अगर क्यूसी की वैल्यू केसी वैल्यू से बढ़ जाए, किसी भी रिएक्शन में अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाए केसी की वैल्यू से, तो फिर क्या होगा, तो उसका अपोजिट होगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। जैसे कि अब आप देख भी सकते हो कि केसी में की मैंने सर्कल यहाँ पे छोटा बनाया है, तो यही शो कर रहा है कि यहाँ पे केसी की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू द क्यूसी, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स फॉर्म करेगा इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है। तो QC और KC की वैल्यू पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि दो कंडीशंस हमने देख ली। तीसरा क्या है हमारे पास, इफ़ QC एंड KC इक्वल। अब अगर QC और KC किसी भी रिएक्शन में बराबर है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के डायरेक्शन का जो रेट है वो इक्वल है, तो रिएक्शन में स्टैब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम, तो किसी भी डायरेक्शन में फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमें जहन में रखनी है कि अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में क्यूसी वैल्यू कम आती है और केसी वैल्यू ज़्यादा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ताकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो सके। और अगर क्यूसी वैल्यू आपके पास बड़ी होती है केसी वैल्यू से, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट फॉर्म करेगा। ठीक है। इज दैट क्लियर? होप सो कि आपको ये जो फर्स्ट कंडीशन थी केसी की, केसी किस तरह से रिएक्शन को प्रोडक्ट करता है वो समझ में आई होगी और क्यूसी भी आपको समझ में आया होगा। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, आपको आनी चाहिए क्योंकि इस पर भी आपका एक न्यूमेरिकल है, तो अगर क्यूसी की बात आपको समझ में नहीं आई तो फिर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जो कि सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, केसी प्रोडक्ट्स एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब केसी जो है वो किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट भी फाइंड आउट कर सकता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसको बोलते हैं। ठीक है। कि रिएक्शन कितना हो सकता है, रिएक्शन कितना नहीं हो सकता, किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा, इस चीज़ को बोलते हैं। तो केसी जो है वो किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इसकी भी तीन कंडीशन है कि कैसे केसी के जरिए हम किसी भी रिएक्शन को की एक्सटेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इफ़ केसी वैल्यू इज़ लार्ज, अब अगर किसी भी रिएक्शन में केसी की वैल्यू ज़्यादा आती है, केसी की वैल्यू क्या है, किसी भी रिएक्शन में ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है 2CO + O2, ये बनाता है 2CO2। अब इसकी केसी वैल्यू क्या है, 2.2 एक्सपोनेंट 23, जो कि लार्ज वैल्यू है केसी की। सो दिस वैल्यू एंड रिएक्शन शोज दैट रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अगर किसी भी रिएक्शन में ना केसी की वैल्यू बड़ी है तो वो हमें ये शो करता है कि इस रिएक्शन में ऑलमोस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जिस रिएक्शन में आपके पास केसी की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, वो हमें क्या शो करता है, वो हमें ये शो कर रहा होता है इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीशन में भी चला जाएगा। तो केसी की वैल्यू लार्ज है, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर इसी का इन्वर्स अगर हम देखें कि अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होती है तो फिर क्या होगा, अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो ये शो करेगा दैट द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट के वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू कम होती है तो वो ये बात शो करता है, तो उससे हम ये प्रोडिक्ट करते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन है ना उसमें भी थोड़ा सा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और इक्विलिब्रियम स्टेट पे तकरीबन सारा का सारा रिएक्टेंट ही मौजूद होता है और प्रोडक्ट होता ही नहीं है एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इस तरह के रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते और इसी तरह के रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है, क्योंकि वो रिवर्स होते रहते हैं, क्योंकि उसमें दोनों ही कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं होती और थोड़ी थोड़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू कम होती है, जैसे हमारे पास ये अमोनिया वाले केस में है कि केसी की वैल्यू क्या है 3.0 एक्सपोनेंट -9, जो कि बहुत कम है, तो ये प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन में अगर केसी की वैल्यू कम होती है तो ये शो करता है वो रिएक्शन कि उसमें बहुत स्मॉल एट इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, और जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होती है तो तकरीबन सारा का सारा रिएक्टेंट ही मौजूद होता है और प्रोडक्ट बना ही नहीं होता एज कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन और स्ट्रेंथ या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरह के रिएक्शंस कंप्लीट होते ही नहीं है और वह रिवर्स चलते रहते हैं, तो इसीलिए इस तरह के रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, केसी वैल्यू नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। अब अगर केसी की वैल्यू ना ही बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है,
तो अगर केसी की वैल्यू ना ही बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, इट शोज़ दैट, तो उसमें हमें ये नज़र आ रहा होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ना, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट बराबर है। यानी जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल स्ट्रेंथ में मौजूद होते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इक्वल या कंपेरेबल या उन दोनों की सेम अमाउंट होती है, यानी जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट भी बन रहा होता है। तो केसी इस तरह से किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट हमें बताता है कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा और किस तरह से नहीं होगा। तो अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि वो हमें क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि उसमें ऑलमोस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और रिएक्शन कंप्लीशन में चला जाएगा कुछ टाइम बाद। और ये कब किस में होता है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है। और अगर केसी की वैल्यू छोटी होती है तो फिर क्या होता है, केसी की वैल्यू छोटी होती है तो इससे ये समझ में वो ये शो करता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते और इक्विलिब्रियम स्टेज पे सबसे ज़्यादा अमाउंट रिएक्टेंट की ही, यानी रिएक्टेंट सारा का सारा वही पड़ा हुआ होता है और प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन में उतना बना हुआ ही नहीं होता, उसका इतना सा हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन इनकम्प्लीट रिएक्शंस कहलाते हैं, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। और अगर केसी की वैल्यू ना ही बहुत कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो तो वो ये शो कर रहा होता है कि उस रिएक्शन में जितनी कंसंट्रेशन या जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो दोनों सेम सेम स्टेज में जा रहा है, एक इक्विलिब्रियम स्टेज। तो उस कंडीशन में कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता कि अगर केसी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो बस उससे हमें ये पता चलता है, उससे केसी वैल्यू हमें ये उससे केसी की वैल्यू के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट भी बना है, तो दोनों इक्वल काम कर रहे हैं। ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप सो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। अब इसमें एक लास्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो मुझे आपको समझाना है। वो मैंने इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि पहले आपको क्यूसी की वैल्यू समझानी थी, क्यूसी समझाना था, तो क्यूसी अब आपको समझ में आ गया है। तो आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल क्यूसी पर भी पूछा गया है। ठीक है। तो क्यूसी अब हम जान चुके हैं कि क्यूसी किसे कहते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है, तो उसका जो न्यूमेरिकल है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस चैप्टर की जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी, यानी इस चैप्टर के जितने टॉपिक्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। बस एक लास्ट न्यूमेरिकल है जो कि क्यूसी का है, बस अब हमने वही सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल रह गया था जो क्यूसी पर है। क्योंकि अब आपको जानते हैं कि क्यूसी क्या होता है तो आप अब उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है, वो क्या है, अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये हमारे आपके पास एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है वही हाइड्रोजन आयोडाइड का, और आपको क्या फाइंड करना है, क्यूसी फाइंड करना है, और इसके साथ आपको ये प्रोडक्ट भी करना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। और केसी आपके पास गिवन है, H2 I2 और HI तीनों की कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, क्यूसी और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट करना है। सेम आपने वही काम किया, क्यूसी के लिए आपने एक्सप्रेशन बनाई। जब आपने एक्सप्रेशन बना दी, एच आई की वैल्यू क्या थी 0.6 आपने लिख दिया, H2 और I2 की कंसंट्रेशन आपने लिख दी। ठीक है। क्योंकि एच आई के साथ कोफिशिएंट है 2 तो इसीलिए इस पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो आपने 0.6 का स्क्वायर लिया जो क्या आया 0.36, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 0.04, दोनों को डिवाइड किया तो क्यूसी की वैल्यू क्या आई 9। अब आपने क्या करना है, आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना है, और उसको प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम क्यूसी और केसी को कंपेयर करते हैं, दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ इस केस में क्या करेंगे, क्यूसी की वैल्यू 9 है, केसी की वैल्यू क्या है 717, तो हमें अच्छे से नज़र आ रहा है कि क्यूसी की वैल्यू क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू द केसी। तो हमें फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम होती है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना सके और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हमने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 के जो MCQs हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है। बाकी जहाँ तक इस चैप्टर के नोट्स की बात है, तो जितनी मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई है आप उन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, तो वही इस चैप्टर की हमारी थ्योरी है। ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है। तो इसके बाद हम बस फर्स्ट चैप्टर के जो है वो MCQ सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो क्या होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। होप्स हो कि आपको चैप्टर नंबर 1 समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।